नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कहा, केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, भारत ने चीन के साथ समझौते के तहत अपना कोई भूभाग नहीं छोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अब तक 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए 15वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए और भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से चेन्नई में। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। A budget which is for Atmanirbhar Bharat. It's a budget which clearly draws on the experience, the administrative capacities, and also the exposure that the Prime Minister has had, and his commitment towards development, growth, and reform. So these 3 things are essentially infused in the budget, in the sense it is the instrument through which Atmanirbhar Bharat is to be attained. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है। आगामी वित्त वर्ष के लिए किए जा रहे प्रावधानों से सरकार को सतत विकास ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। The attempt made in this budget is to provide a strong and such a stimulus which can bring in multiplier effect, and therefore instead of finding quick short-term solutions, even as we provide short-term quick relief for those people who so desperately need it, we are looking at also medium-term, long-term, sustainable growth. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही विकास के दीर्घावधि ढांचे को तैयार करने के उपाय शामिल हैं। सरकार की बड़ी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मदद मिली। महामारी के दौरान लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कठिन समय में देश के सबसे गरीब लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 2,76,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। गरीबों की आवश्यकताओं का बजट में ध्यान न रखने के विपक्ष के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमती सीतारामन ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया जो समाज के गरीब तबके के फायदे के लिए शुरू की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एक गलत धारणा फैला रहे हैं कि बजट के प्रावधानों से केवल गिने चुने व्यापारिक घरानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को बनाने के अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे अनेक उपायों के माध्यम से सरकार ने देश के किसानों और गरीबों को मदद पहुंचाई है। इसके अलावा कृषि उपज के लिए व्यापक ऑनलाइन बाजार तंत्र बनाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों को लाभ देना तथा प्रधानमंत्री किसान योजना से 11 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। In spite of all that we're doing for the poor, and more needs to be done, and that is not denied at all. More than 1.67 crore houses have been completed. Is that for the rich? Households which have been electrified under Saubhagya since 2017 October is more than 2.67 crores. Is that for the rich?
Total value of orders placed on government e-marketplace is 8,22,077 crore, which is more than 8 trillion of rupees. Are they being given to big companies? They are being given to MSMEs. वित्त मंत्री ने कहा कि सतत विकास के ढांचे को तैयार करने के लिए सरकार ने पूंजीगत खर्च में 34.5% की बढ़ोतरी की है। यूपीए सरकार में 2007-8 के बजट प्रावधानों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि उन बजट दस्तावेजों में भ्रामक आंकड़े और काल्पनिक आवंटन दिखाए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में रक्षा बजट खर्च को 18.8% तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पद संभालने के बाद से केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना की गड़बड़ियों में सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए 1,11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके द्वारा गांवों में आने वाले प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को भी पूरा किया गया। वित्त मंत्री के उत्तर के बाद राज्यसभा में बजट सत्र का पहला भाग संपन्न हो गया। बजट सत्र के पहले हिस्से में 2 सप्ताह के भीतर राज्यसभा में 99% काम हुआ। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चीन के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप अपना कोई भूभाग नहीं छोड़ा है। मंत्रालय ने कहा कि इसके उलट वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का पालन और सम्मान किया गया है और यथास्थिति में किसी भी प्रकार का एकतरफा परिवर्तन नहीं किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पैंगोंग झील के संबंध में कुछ गलत और भ्रामक टिप्पणियों को देखते हुए ये बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक स्थिति को पहले ही स्पष्ट किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री के बयान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेपसोंग सहित अन्य स्थानों पर कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाएगा। पैंगोंग झील पर विवाद के हल होने के 48 घंटे के भीतर बकाया मुद्दों को उठाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि फिंगर 4 तक ही भारतीय क्षेत्र के चीन के दावे में कोई सच्चाई नहीं है और भारत के नक्शे में दर्शाए गए क्षेत्र में 1962 से चीन के अवैध कब्जे वाला 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि यहां तक कि LAC की हमारी अवधारणा फिंगर 4 पर नहीं बल्कि फिंगर 8 पर है। यही कारण है कि भारत ने चीन के साथ वर्तमान में फिंगर 8 तक गश्त करने का अधिकार लगातार बनाए रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग भारतीय सैन्य कर्मियों के बलिदान से संभव हुई उपलब्धियों पर संदेह करते हैं वो वास्तव में उनका अपमान कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की 2 तारीख से कोविड टीका देना शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीका देने के बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड के 2 टीके 28 दिनों के अंतराल में लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 480 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत सबसे तेज गति से 70 लाख लोगों का टीकाकरण करके विश्व का पहला देश बन गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,87,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.32% हो गई है। कल 15,858 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 1,05,89,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में मरीजों की संख्या 1,35,926 है। कल संक्रमण के 9,309 नए मरीज सामने आए। वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 15वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी।
इसमें से 23 राज्यों को 5,516 करोड़ रुपए और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को लगभग 483 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर कार्यान्वयन के कारण राजस्व का अंतर नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब तक कुल अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति के 81% की कमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई। इसमें 82,132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 7,867 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उत्तराखंड में चमोली में सुरंग में फंसे करीब 25 से 35 लोगों का तलाश और बचाव अभियान आज दिन भर भी जारी रहा। आज एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस बारे में ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास, जो इस समय चमोली में तपोवन सुरंग के पास है। सुशील, तलाश अभियान की स्थिति पर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए प्रियंका, आज पूरे दिन भर तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए, उनको खोजने के लिए तलाशी अभियान चलता रहा। कुछ समय के लिए धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इसे रोकना जरूर पड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो राहत और बचाव की टीमें हैं वो 13 मीटर पर मौजूद एक दूसरी टनल तक पहुंचने के काफी करीब है। लगभग 11 मीटर से ऊपर तक की खुदाई की जा चुकी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो वहां तक पहुंच सकेंगी और वहां से कैमरे के जरिए वो जानने की कोशिश करेंगी कि अंदर फंसे हुए लोगों का क्या हाल है। इस बीच एक बड़ा खतरा हिमालय के ऊपरी हिस्से में ऋषिगंगा नदी के उद्गम स्थल के पास बनी झील थी। आज डीआरडीओ और एनडीआरएफ के तकनीकी टीमों ने उस इलाके का दौरा किया और जानकारियां इकट्ठा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हालांकि आश्वस्त किया है कि डरने की कोई बात नहीं है। उस झील के बारे में उन्हें जानकारी है, प्रशासन को जानकारी है, सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स की एक टीम को वहां पर एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। प्रियंका, धन्यवाद सुशील इस ताजा जानकारी के लिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएनजी से चलने वाले भारत के पहले ट्रैक्टर की आज शुरुआत की। सीएनजी ट्रैक्टर से खर्च में कमी आएगी तथा किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि सीएनजी आधारित ट्रैक्टर के प्रयोग से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक्टर के रखरखाव का खर्च बहुत कम है तथा नई तकनीक के इस्तेमाल से उस वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा जो डीजल के इस्तेमाल से होता था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीएनजी ट्रैक्टर के उपयोग से किसानों का फायदा होगा। सीएनजी ट्रैक्टर की शुरुआत होने से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रदूषण में भी कमी आएगी। डीजल की तुलना में सीएनजी में कार्बन उत्सर्जन में 70% की कमी होती है। इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। सीएनजी ट्रैक्टर से किसान अब ईंधन की कीमतों में 50% तक की बचत कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमत 77 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी केवल 42 रुपए प्रति किलोग्राम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पारिवारिक पेंशन में सुधार किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन यापन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा। आज लोकसभा में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी, उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। All India Radio, FM radios have definitely suffered, but one good thing let me tell you that RJs have done wonderful public awareness duty during the COVID time, and let me assure you, now things are coming better in last 2 months and all will be back on job. That's my hope, and very soon. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
उन्होंने आंध्र पुडुचेरी के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। उधर केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल आज रात केरल पहुंच रहा है। ये दल 15 फरवरी तक राज्य में विभिन्न स्तरों की बैठक करेगा। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी दल के सदस्य मिलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कहा, केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, भारत ने चीन के साथ समझौते के तहत अपना कोई भूभाग नहीं छोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अब तक 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए 15वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से चेन्नई में। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज राज्यसभा में 2021-22 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है कि और सांठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। पूंजीपतियों के बजट के विपक्ष के आरोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे वो गरीब हों या फिर उद्यमी। हम पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। गांवों में सड़कों का निर्माण, सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में बिजली, छोटे किसानों के खातों में पैसा डालने, जनधन खाते, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, न कि पूंजीपतियों के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है। सीतारामन ने कहा कि ये सरकार गरीबों के साथ मिलकर विनिर्माण को बढ़ावा देने को लेकर उद्यमियों के लिए भी काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा, बजट में तात्कालिक सहायता के साथ साथ मध्यम और दीर्घ अवधि में सतत आर्थिक वृद्धि बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है। पीएम सम्मान निधि के तहत राशि कम किए जाने के विपक्ष के आरोप में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ से छोटे एवं सीमांत किसानों की सूची नहीं देने से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2021-22 के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपए कम किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत आवंटित कोष का उपयोग हमारी सरकार में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह कहना तथ्य आधारित नहीं है कि सरकार ने रक्षा बजट में कमी की है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में 18% से अधिक का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन योजना के बकाये को पूरा करने का प्रावधान करने के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया था, जिसकी इस बार जरूरत नहीं थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के जवाब के बाद उच्च सदन की बैठक 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ ही बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। इससे पहले उच्च सदन में बजट 2021-22 पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ये बजट आशा जगाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूंजीगत व्यय में 5.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मदों में कटौती की बात की जा रही है। सच तो ये है कि अनुसूचित जाति के लिए बजट में 51% की वृद्धि की गई है। पिछड़े वर्ग के लिए 28% बजट बढ़ाया गया। विकलांगों के लिए 30% और महिलाओं के लिए बजट में 16% की वृद्धि की गई है। ठाकुर ने दावा किया कि राजग सरकार ने चालू खाते का घाटा कम किया है और सरकार की नीतियों के कारण लोगों का बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है। ठाकुर ने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है।
हमने न केवल देश में पीपीई किट बनाए बल्कि कोविड का टीका भी बनाया और दूसरे देशों को दे रखे हैं। उन्होंने कहा, नए कृषि कानूनों को किसानों के कल्याण के लिए लाया गया है। इनसे उनकी आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव ने कहा, कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों की हर संभव मदद की। कोविड काल के बाद स्वास्थ्य का क्षेत्र अहम रहा। इसमें बजट में 137% की वृद्धि की गई। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दल एस के एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि बजट में सरकार की ओर से संसाधनों की तलाश के लिए हर संभव कोशिश की गई है ताकि कोविड के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपटा जा सके। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य दिनेश और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा का हवाला देते हुए राज्यसभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की। हालांकि आसन की तरफ से उनकी इस पेशकश को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए उन्हें समुचित तरीका अपनाना चाहिए। बजट पर चर्चा से पहले उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। बिहार में कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में आंकड़ों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने मांग की कि इसकी जांच की जानी चाहिए और फर्जी प्रविष्टियां करने के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सदन में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस पर गौर करने का अनुरोध किया। बसपा के अशोक सिद्धार्थ ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए फार्मूले में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि इस फार्मूले में बदलाव कर केंद्र की हिस्सेदारी 10% और राज्यों की हिस्सेदारी 90% कर दी गई है। इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए केंद्र की हिस्सेदारी 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% होने के फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा और पारित होने के लिए रखा गया, जिसमें संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की स्थिति में रोक लगाने का प्रावधान किया गया, जो पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से लोक नीति से जुड़ा है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अध्यादेश अभूतपूर्व और उभरती हुई स्थिति में लाया जाता है, लेकिन इनमें छोटे संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अदालत में पहले से ही काफी मामले लंबित हैं। इसमें विधेयक में जैसे संशोधनों का प्रावधान किया गया है, उससे अदालती मामले बढ़ेंगे। भाजपा के सुभाष बहरैया ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से 2 उपबंधों और 5 बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। इसमें मध्यस्थता, पंचायत सुनिश्चित करने में भ्रष्ट आचरणों के मुद्दे पर अवार्ड पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने अध्यादेश लाने की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि छोटे संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है। समाचार लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। विधायी कार्य के तहत लोकसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बड़े बंदरगाहों को सक्षम बनाने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने का उपबंध किया गया है। पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक को पारित करने के लिए रखा और सदन ने इसे ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी। इसे 23 सितंबर 2020 को पहले लोकसभा पारित कर चुकी थी और 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा ने संशोधनों के साथ पारित किया था। गौरतलब है कि विधेयक के संबंध में स्थायी समिति की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए प्रस्तावित बोर्डों में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व होगा और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज कोटक ने कहा कि हिंदू भावनाओं को आहत करने और अनावश्यक रूप से हिंसा दिखाने के कारण वेब सीरीज को सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए तथा इस तरह की सामग्रियों पर रोक लगाई जाए। किरीट सोलंकी ने कहा कि वेब सीरीज के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। इससे युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ रहा है।
बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने सरकार से आग्रह किया कि तीनों नए कृषि कानूनों का क्रियान्वयन 3 साल के लिए स्थगित किया जाए ताकि किसान आंदोलन का समाधान निकल सके। भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने महाराष्ट्र के एक नौसैन्य अधिकारी के कथित अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वहां की सरकार देश के लिए बात करने वाले अभिनेताओं के खिलाफ जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भारत विरोधी ताकतों का साथ नहीं देना चाहिए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अब कुछ अन्य समाचार। तमिलनाडु में पटाखा बनाने की एक इकाई में हुई बड़ी दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है और 36 घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना विरुधुनगर जिले के अच्चकुलम गांव में आज दोपहर को हुई। कुछ घायल लगभग 80% झुलस गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब श्रमिक पटाखों की एक विशेष किस्म बनाने में लगे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। आग लगने के कारण जान गंवाने वाले के परिजनों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति दी गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। भारत ने म्यांमार से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से काम करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 29वें विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा कि म्यांमार में हाल का घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे वहां लोकतंत्र प्रभावित होगा। भारत ने हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को रिहा करने की मांग की। भारत म्यांमार में लोकतंत्र का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है। इस बीच म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहे। मीडिया के अनुसार बड़े पैमाने पर किए गए विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन आंग सान सू की के समर्थकों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। राजधानी नेपिडॉ से लगभग 465 किलोमीटर दक्षिण में मावलमीन में पुलिस की रबड़ गोलियों से प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से चेन्नई में खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 4 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल मिक्स डबल्स के पहले दौर में रोहन बोपन्ना और चीन के डुआंग यिंगिंग का मुकाबला इंग्लैंड के जेमी बरे और ऑस्ट्रेलिया के बेथानी मटेक के साथ होगा। आज महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स, गार्बाइन मुगुरुजा, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका और साबालेंका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। वहीं पुरुष सिंगल्स में डोमिनिक थीम, मिलोस राउडिच भी अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र लगाने के लिए ब्रिटेन अंतरिक्ष एजेंसी कार्यक्रम का सहयोग लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रभाव आधारित पूर्वानुमान तंत्र को बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का अगला चरण बताया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के जोखिमों, पूर्वानुमानों, आवश्यक प्रतिक्रियाओं, आकस्मिक घटनाओं और उनकी गंभीरता के बारे में तत्काल पता लगाने के लिए ये तंत्र बहुत उपयोगी होगा। इस बड़ी पहल से बाढ़ के जोखिमों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। भारत में बना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस ऐप की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी। कई भारतीय इस विदेशी ऐप से जुड़ गए हैं। यह ऐप आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती के विजेता भी हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कू ऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा कि ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर ऐप है और ये सुनिश्चित किया गया है कि ये उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हो। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये 21 मार्च तक खुला रहेगा और सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग इसे देख सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कहा, केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, भारत ने चीन के साथ समझौते के तहत अपना कोई भूभाग नहीं छोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अब तक 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई।
केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए 15वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए और भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से चेन्नई में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।